बच्चों, ये 2025 346 JS सेट का तीसरा भाग है। इससे पहले मैं इसके 2 भाग बना चुका हूँ। अगर आप उन भागों को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और आइए चलते हैं, अब इसके आगे प्रश्नों को हल करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम जो है 4 ला तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम 5 का हल करेंगे। 5 का में कहा गया है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी क्रियाविधि समझाइए। तो बच्चों, ये प्रश्न ट्रांसफार्मर का सिद्धांत 2021 में भी आया था, तो मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। इस भाग का नाम है पार्ट 5 यूपी बोर्ड अनसॉल्व पेपर सेट 346 FU और क्वेश्चन नंबर है 4 गा। तो आप इस वीडियो को अवश्य देख लेंगे, जहां पर आपको ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पता चल जाएगा। अब इसका जो आगे का भाग है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी क्रियाविधि को समझाइए। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ तथा क्रियाविधि है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऊंचाई ट्रांसफार्मर, नंबर 2 अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वो होता है वो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर वो होता है जो हाई वोल्टेज को लो कर देता है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है थ्योरी में, आप देख लीजिए कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज की उच्च प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज की निम्न प्रत्यावर्ती धारा में बदल देता है, मतलब निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज कर देता है। इस ट्रांसफार्मर में प्रयोग किए जाने वाली प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या कम होती है तथा तार मोटा होता है, जबकि द्वितीय कुंडली के तार पतले तथा अधिक फेरे होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, साफ साफ ऊंचाई ट्रांसफार्मर का चित्र बना है। इसमें आप ये प्राथमिक कुंडली है, इसमें AC मेंस जुड़ा हुआ है, तो इसमें फेरों की संख्या कम है और तार भी मोटा है। जबकि ये द्वितीय कुंडली है, इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा है और तार पतला है। तो जो चित्र में बना हुआ है वही मैंने आपको थ्योरी में लिखकर दिखाया है, ठीक है। अब इसका हम क्रियाविधि समझने के लिए क्या करते हैं कि इसमें हमें मालूम होना चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक कॉइल में या प्राथमिक कुंडली में जो इनपुट वोल्टेज होता है, उसका हमें प्रारूप जो है द्वितीय कुंडली में जो उसके सिरे होते हैं कुंडली के, उनके अक्रॉस मिलता है, जहां हम एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो अगर हमारा प्राथमिक कुंडली में विद्युत भाग बल EP और द्वितीय कुंडली में विद्युत भाग बल ES है, तो आपको मालूम होगा कि जब आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा कि ES बटे EP बराबर होता है NS बटे NP। जहाँ पर हमारा जो ES होता है ये होता है द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती विभवांतर, EP होता है प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत भाग बल, मतलब वह विद्युत भाग बल जिसको हमें बढ़ाना है, ठीक है। और NS जो होता है ये होता है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, और NP होता है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, ठीक है। तो अगर आप देखें इसमें आगे, आपको मालूम है हम पहले ही बता चुके हैं कि जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है उसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, इसीलिए NS ग्रेटर देन होगा NP के, ठीक है। अब अगर हम NS बटे NP का रेशियो निकालें तो ये रेशियो हमेशा 1 से कम आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी भिन्न में अंश बड़ा होता है हर से, तो उसका मान हमेशा क्या आता है, 1 से बड़ा आता है। तो अब आपको मालूम है कि जो ES बटे EP है, ये ES बटे EP का मान जो है वो NS बटे NP के बराबर है। तो हम NS बटे NP की जगह पर ES बटे EP लिख देते हैं। तो हमने NS बटे NP की जगह ES बटे EP लिख दिया, इसका मान भी 1 से बड़ा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि ES ग्रेटर देन EP, यानी कि हमने जो प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज लगाया था इनपुट वोल्टेज, अब उसका मान बढ़ के द्वितीय कुंडली में ES हो जाता है, और ES का मान EP से बड़ा होता है। तो इस तरह से हम ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि को भी समझा देते हैं। और इसमें हमने थोड़ा सा आपको बताया कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो लिखा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग पावर हाउस से दूरस्थ स्थानों पर विद्युत शक्ति भेजने में किया जाता है। बच्चों, अब हम 5 खा को हल करेंगे।
5 खा में कह रहा है, लेकिन बच्चों 5 खा को हल करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करो और कमेंट भी किया करो, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम लाइक और कमेंट के आधार पर ही वीडियो को प्रमोट करता है। तो आप जो है लाइक और कमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं कि प्रश्न 5 खा क्या है। इसमें कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का पर क्या प्रभाव पड़ता है जब प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, प्लेटों के परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए। तो इस तरह देखिएगा कि ये जो प्रश्न है ये प्रश्न 3 नंबर में आया है। तो ऐसे प्रश्न जो पार्ट वाइज होते हैं, जिनमें पार्ट दिए होते हैं, जैसे इसमें 3 भाग दे रखे हैं, तो ऐसे प्रश्न करना अच्छा होता है, क्योंकि ये 3 पार्ट दे रखे हैं इसमें और 3 नंबर का है, मतलब प्रत्येक पार्ट इसका 1 नंबर का है। तो अगर आप इसके 2 पार्ट भी सही सही बताओगे तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, और अगर तीनों पार्ट का आंसर सही सही देंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पार्ट्स में दिए होते हैं उनको करना अच्छा होता है अच्छे नंबर पाने के लिए। तो देखिए मैंने इस प्रश्न को कैसे किया है। तो आपको मालूम है कि ये कोई हमारा संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a है और प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और दूसरी बैटरी को जो है हम न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये हमारा संधारित्र इस तरह से बन के काम करने लगता है। आपको मालूम है कि संधारित्र की जो धारिता होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो C बराबर होती है ε0A/d। अब हम इसमें पहली कंडीशन को सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन में कहा गया है कि प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो दोगुनी कर दी जाती है, मतलब धारिता जो है हमारी C बराबर है ε0A/d, और हम मान के चलते हैं कि पहले इन प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो d1 है। तो जब हम क्या करते हैं, d का मान रख देते हैं d1, तो हमारा धारिता हो जाती है C1 बराबर हो जाता है ε0A/d की जगह आ जाता है d1, क्योंकि अब हमने दूरी कितनी ले रखी है, d1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी को जो है बदल देते हैं और बदल कर d2 कर देते हैं। तो अब हमारी प्लेटों के बीच की दूरी d2 हो गई है। तो ये d की जगह हम d2 रखेंगे इस वाले सूत्र में, तो हमारी धारिता C2 हो जाएगी। तो C2 बराबर फार्मूला हो जाएगा ε0A/d2। लेकिन आपको मालूम है कि प्रश्न में आपसे कहा गया है कि प्लेटों के बीच की दूरी है d2, ये डबल हो जाती है, मतलब d2 बराबर 2d1 हो जाता। पहले दूरी कितनी थी, d1, अब उसके बीच की दूरी दुगनी कर दी गई, कितनी हो गई, 2d1। ठीक है, तो d2 का मान हम समीकरण में रख देते हैं। तो C2 बराबर हो जाता है ε0A/d2 की जगह पे आ गया 2d1, तो ये हो जाता है 2d1। अब हम C2/C1 कर लेते हैं। तो C2 का मान है ε0A/2d1 बटे C1 का मान आप ऊपर देख सकते हैं, C1 का मान है ε0A/d1। तो C1 का मान हमने लिख दिया ε0A/d1। ठीक है, अब ε0A और d1 कट गया, तो C2/C1 बराबर हमारा आ गया 1/2। C1 को उधर भेज देंगे तो ये हमारा C2 बराबर हो जाएगा C1/2। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जब प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी गई तो हमारी धारिता C2 जो है वो C1 से आधी हो गई है, मतलब C1/2 हो गई। तो हम क्या लिख देंगे, अतः प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी होने पर धारिता आधी हो जाती है। ठीक है बच्चों, अतः दूरी दोगुनी होने पर धारिता आधी हो जाती है। ये हमने पहला पार्ट हल कर लिया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि दूसरे पार्ट में आपसे कहा गया है कि अगर प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, ठीक है, प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फिर से धारिता का सूत्र रहेगा ε0A/d। अब हम क्या करेंगे कि जो है हम मान लेंगे कि पहले प्लेटों का क्षेत्रफल A1 है, तो हमारा A बराबर हो जाएगा A1। जब हम A1 का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारी धारिता हो जाएगी C1 बराबर हो जाएगा ε0A/d। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं। दूसरी कंडीशन में हमने मान लिया कि जो प्लेटों का क्षेत्रफल है A बराबर हो जाता है A2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे A की जगह पर A2 रखेंगे तो हमारी धारिता C2 हो जाएगी। C2 बराबर हो जाएगा ε0A2/d। अब हमारा प्रश्न के अनुसार दे रखा है कि प्लेटों के क्षेत्रफल आधे हो जाते हैं, मतलब A2 बराबर जो है A1/2 हो जाता है। पहले क्षेत्रफल था A1, अब हमने क्षेत्रफल को आधा कर दिया A1/2।
तो अब हम यहाँ पर A2 का मान A1/2 रख देंगे, तो हमारा C2 बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A2 का मान हो जाएगा A1/2, तो A1/2D। ठीक है, अब हम फिर से क्या करेंगे, C2/C1 करेंगे। तो C2 का मान आपको दे रखा है एप्सिलॉन नॉट A/2D, और C1 का मान आपने यहाँ पे निकाल रखा है, C1 बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D। तो D से D कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो C2/C1 बराबर 1/2 आ जाएगा। तो C2 बराबर हो जाएगा C1/2, यानी कि जब प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है तो भी प्लेटों की धारिता आधी हो जाती है। तो भाई मैंने नीचे लिखा है, अतः प्लेटों का क्षेत्रफल आधा होने पर धारिता भी आधी हो जाती है। अब इसमें जो तीसरा भाग था, तीसरा भाग कह रहा है कि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है। तो हमने मान लिया कि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम है, एक ऐसा माध्यम है जिसका परावैद्युतांक k है। तो जब माध्यम भर दिया जाता है तो हम मान लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C' हो जाती है, और जब प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भर दिया जाता है तो वहां पर जो धारिता का सूत्र है वो हो जाता है C' बराबर K एप्सिलॉन नॉट A/D। मतलब जब अब हम फिर से क्या करते हैं, C'/C निकालते हैं, तो C' का मान आपको मालूम है कि K एप्सिलॉन नॉट A/D है। ठीक है, और C का मान हम पीछे अभी देख चुके हैं कि एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। तो D से D कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, A कट जाएगा, तो C' बराबर आ जाएगा K। तिरछी गुणा करेंगे तो C' बराबर आ जाएगा KC। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाता है तो धारिता भी K गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, अतः संधारित्र की धारिता K गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 2 हल हो जाता है। 5 में कह रहा है कि प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन से क्या अभिप्राय है, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। बच्चों, जब आपने प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पढ़ाया गया होगा। एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। तो आपको मालूम है कि जब समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे एक ही माध्यम में चलती हैं, ठीक है, तो उनके सुपरपोजिशन से या उनके अध्यारोपण से या उनके मिलने से क्या होता है, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता बहुत कम हो जाती है, लगभग अंधेरा ही हो जाता है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर संपोषी व्यतिकरण होता है, और जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन बिंदुओं पर विनाशी व्यतिकरण होता है। ये भी आप लिख सकते हो, लेकिन मैंने इसमें लिखा नहीं, आप चाहें तो इसे लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपको मालूम है कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, हमने समझा दिया है। आप देखिए किस तरह से लिखेंगे कि जब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगे जो मूलतया एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही हैं एक साथ चलती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम लगभग अंधेरा होती हैं। ठीक है, प्रकाश तरंगों की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण हो गया, आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश का व्यतिकरण। तो प्रकाश का व्यतिकरण पहले हम आपको समझा देते हैं, फिर हम आपको लिखाते हैं। होता क्या है कि जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण किनारे या किसी छिद्र पर गिरता है तो वह प्रकाश उस किनारे या छिद्र के कॉर्नर से, किनारों से मुड़ जाता है। जैसे आपने चित्र में देख रहा है कि ये प्रकाश है, ये प्रकाश आ रहा है, ये एक छिद्र है AB। जब प्रकाश इस पर गिरता है तो प्रकाश की ये तो सीधी रेखा चली गई, ये भी सीधी रेखा चली गई, लेकिन होता क्या है कि इस बिंदु A से प्रकाश कुछ ऊपर के लिए मुड़ जाता है और इस बिंदु B से कुछ प्रकाश नीचे के लिए मुड़ जाता है। ये कितना हमने दिखा रखा है, थीटा दिखा रखा है। तो इस तरह से आपको पता है कि प्रकाश जो है वो किसी भी किनारे से या किसी भी छिद्र के किनारे से जो है मुड़ जाता है। यही जो मुड़ने की घटना होती है इसी को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, और यही मैंने थ्योरी में लिखा है, आप देखिए। ठीक है, क्या लिखा है कि प्रकाश तरंगों का किसी अवरोध अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों से टकराकर अपने मार्ग से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रकाश का जो मुड़ गया है, जो प्रकाश इस तरह से फैल गया है, उसी को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। ठीक है, और इसमें प्रश्न में आपसे केवल व्यतिकरण की शर्त पूछी गई थी, लेकिन हम विवर्तन की शर्त भी बता देते हैं
कि विवर्तन की शर्त क्या होती है, कि विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। मतलब जो तुम्हारा अवरोध है उसकी जो मोटाई है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि की होनी चाहिए। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है। तो मतलब जो किनारा है, जो एज है, ठीक है, जो अवरोध है या जो छिद्र है उसके जो किनारे हैं उनकी मोटाई भी 10⁻10 मीटर के ऑर्डर की होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने आपको व्यतिकरण और विवर्तन समझा दिया है। अब इसमें आपसे वो प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें भी पूछ रहा है। प्रकाश में जो व्यतिकरण की शर्तें हैं उन्हें अवश्य याद करिएगा। व्यतिकरण की जो शर्तें हैं वो निम्न है, वो हमने आपके सामने लिखी हैं। देखिए, पहली शर्त क्या है कि प्रकाश के दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की कलाओं का अंतर स्थिर रहना चाहिए। मतलब जो तरंगे निकल नहीं उनके बीच जो कलांतर है 30 डिग्री, 35 डिग्री, 50 डिग्री, ठीक है, जो भी उनके बीच कलांतर है वो कलांतर हमेशा स्थिर होना चाहिए, कभी चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि दोनों तरंगों की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है दोनों तरंगों का आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होना चाहिए। ठीक है, तरंगों का आयाम क्या होना चाहिए, बराबर या अथवा बराबर होना चाहिए। थोड़ा बहुत अंतर हो चल जाएगा, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, तभी हमें व्यतिकरण दिखाई देगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है प्रकाश के दोनों स्रोत एक दूसरे के अति निकट होने चाहिए। जो आपने यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा उसमें दो सोर्स थे S1 और S2, तो वो दोनों सोर्स जो है बिल्कुल एक दूसरे के जितना संभव हो सके उतने पास पास होने चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है एक दूसरे के अति निकट होने चाहिए। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। मतलब दोनों प्रकाश स्रोत बहुत पतले होने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार जो है प्रश्न 5 हमने हल कर लिया। अगला हमारा प्रश्न है 5 5 में कह रहा है कि व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज का हर बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग इसे जरूर याद करिएगा। तो बच्चों, हम पहले आपको व्हीट स्टोन ब्रिज का चित्र समझा देते हैं, उसके बाद हम थ्योरी पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चित्र आप देख रहे हो कि आपके सामने चित्र बना हुआ है। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं PQRS। इन चारों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। कैसे, देखिए, पहले हमने P से Q जोड़ा, Q से S जोड़ा, S से R जोड़ा, तो ये चारों के चारों किस में जुड़ गए, श्रेणी क्रम में जुड़ गए। और इनके श्रेणी क्रम में जुड़ने से एक चतुर्भुज बन गया ABCDA। ठीक है, अभी आप इसी को देखिएगा, चतुर्भुज बन गया ABCD। ठीक है, इस चतुर्भुज में एक विकर्ण है हमारा BD, इस विकर्ण के बीच में हम एक धारामापी लगा देते हैं G। ठीक है, और दूसरा विकर्ण हमारा बच गया AC। इस AC के बीच में हम क्या करते हैं, ये तार है ना, तो हम इसलिए इसे बाहर से दिखा रहे हैं, वरना ये जुड़ा जो है A और C से है। इधर से अगर आप ऐसे आएंगे, इधर से आएंगे, तो ये हमें क्या दिख रहा है, ये C से जुड़ गया है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं कि 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम एक विकर्ण में एक धारामापी जोड़ देते हैं और दूसरे विकर्ण में हम एक सेल को जोड़ देते हैं। ये यहाँ पे एक कुंजी और आप दिखा दीजिएगा, ये कुंजी K है। ठीक है, इससे स्विच ऑन ऑफ करते हैं। तो अब होता क्या है कि हम इन प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित कर दें कि ये जो धारामापी है इसमें कोई भी विक्षेप ना हो। कहने का मतलब ये जो विकर्ण है BD, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित ना हो। ठीक है, तो हमसे मालूम है कि जब इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है तो हम इस जो ये अरेंजमेंट है इस अरेंजमेंट की संतुलित अवस्था कहते हैं। और संतुलित अवस्था में जो संलग्न भुजाएं होती हैं उनका अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें जो संलग्न भुजाएं हैं वो आप P और R को मान सकते हो और Q और S को मान सकते हो। तो अगर आप P और R का अनुपात निकालोगे तो ये अनुपात Q और S के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि कहने का मतलब है P/R बराबर होगा Q/S। तो ये हमारा जो है व्हीट स्टोन ब्रिज है कि कह रहा है कि इसमें ये बताइए कि संलग्न भुजाओं का अनुपात क्या होगा, अनुपात में संबंध स्थापित कीजिए। तो मैंने तो पहले आपको इसकी पूरी थ्योरी समझा दी। क्या समझा दिया कि 4 प्रतिरोध होते हैं PQRS, ये चारों एक श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। एक विकर्ण के बीच हम धारामापी लगा देते हैं, दूसरे विकर्ण के बीच हम एक सेल लगा देते हैं।
तो ये परिपथ की संरचना हो गई। फिर हम प्रतिरोधों को व्यवस्थित करके क्या करते हैं, धारा मापी में शून्य विक्षेप उत्पन्न करते हैं, और जब शून्य विक्षेप उत्पन्न करते हैं और इन भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर हो जाता है। ठीक है, या इनमें जो प्रतिरोध लगा हुआ है वो प्रतिरोध का अनुपात जो है वो बराबर हो जाता है। यही मैंने थ्योरी में लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा क्या लिखा है मैंने, कि इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में एक धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल जोड़ देते हैं। अब यदि चतुर्भुज की चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि सेल द्वारा सेतु में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो तो सेतु संतुलित कहा जाता है। तो यही तो हमने समझाया था कि धारा मापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो तो हमारा जो पूरा अरेंजमेंट है वो क्या कहलाया जाता है, संतुलित कहलाया जाता है। इस दिशा में चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही मैंने आपको सब समझाया था। अब कह रहा है कि इसे सिद्ध भी करिए कि ये अनुपात जो है बराबर होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं अपने जो परिपथ है इसमें जो है 4 प्रतिरोध हैं। इसमें ए बी डी ए ये एक बंद परिपथ है। ए बी डी ए एक बंद परिपथ है, इसे पास बोलते हैं। तो इस पास में हम क्या करते हैं, किरचॉफ का नियम लगाते हैं। तो पहले हम क्या लिख लेंगे, पहले तो जो चित्र बना था उसकी डिटेल लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, यदि 4 प्रतिरोध पी क्यू आर तथा एस चतुर्भुज ए बी सी डी की 4 भुजाओं के रूप में जुड़े हैं, बिंदु बी और डी के बीच एक सुग्राही धारामापी तथा ए व सी के बीच एक सेल ई लगा है। अब हम बंद पास की बात करते हैं। अभी हमने आपको बताया था बंद पास कौन सा है, बंद पास हमारा है बी डी ए। ठीक है, तो इसमें हम किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाते हैं। किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहता है कि किसी भी बंद पास में लगे सभी प्रतिरोधों और उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफल का योग उस बंद परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो अगर आप चित्र को देखें तो एक हमारा बंद पास है ए बी डी ए, तो इसमें एक प्रतिरोध है P और एक प्रतिरोध है R। अब हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से धारा की दिशा मान लेते हैं। हम अपनी मर्जी से मानते हैं, आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी मान सकते हैं, कोई भी अंतर नहीं आएगा, बस थ्योरी में थोड़ा सा चेंज आपको करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि जो ये बंद पास है इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो A से B, B से D और D से A प्रवाहित हो रही है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस तरह से ये एरो बना के दिखाया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है। तो P1 में धारा जो है कितनी जा रही है, I1। तो हम P1 की गुणा कर P की गुणा कर देंगे I1 से। तो आप लोग देखिए हमने यहाँ क्या लिखा है, P1 गुणे I1 गुणे P। अब हमारा जो दूसरा प्रतिरोध है R में भी धारा कितनी आ रही है, I2, लेकिन R में धारा आ रही है नीचे, और हमने जो मानी है वो मानी है A से B, B से D और D से A, मतलब हमारी धारा D से जो मानी हुई है वो D से A जा रही है। लेकिन चित्र में हमें साफ दिख रहा है कि धारा क्या हो रही है, A से D आ रही है उल्टी। तो यहाँ पे हम I2 का मान निगेटिव लेंगे, तो हम जब R की I2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो I2 को निगेटिव कर देंगे। तो भाई हमने किया है कि हमने R को माइनस I2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब माइनस I2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में ये भी माइनस आ जाएगा, तो हम जब इसे पक्षांतर कर देंगे तो हमारा I1P बराबर हो जाएगा RI2। ये हमारी हो गई समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार इसी चित्र में हमें एक और बंद पास दिख रहा है, वो कौन सा हमारा BCDB। ठीक है, तो हम इसमें भी क्या करते हैं, धारा की दिशा कैसे मानते हैं, B से C, C से D, D से B, मतलब ये धारा हमारी इस तरह से जा रही है। ठीक है, इस तरह से धारा जा रही है। तो अब अगर आप देखें तो इसमें भी 2 प्रतिरोध हैं, एक Q और एक S। जो Q में धारा आ रही है वो क्या हो रही है, B से C, C से D और D से B, और चित्र में भी क्या है, B से C आ रही है। तो जो I1 धारा है और जो हमने धारा की दिशा मानी वो सेम हो गई, तो हमारा Q से मल्टीप्लाई हो जाए कौन, I1। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, I1 इंटू Q। अब लेकिन अगर हम दूसरा प्रतिरोध देखें, इसमें दूसरा प्रतिरोध है S, तो S में हमने जो धारा मानी थी वो B से C, C से D मानी थी। ठीक है, ये चित्र देखो, ये एरो देखो, ये एरो इधर ही तो बता रहा है धारा इधर से घूम के इधर से घूम के इधर आएगी।
तो हमने तो इधर मानी थी, लेकिन धारा ऊपर जा रही है I2, तो हम यहाँ पे I2 का मान फिर से क्या लेंगे, निगेटिव। तो S की गुणा जब करेंगे तो S की गुणा -I2 से करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, जोड़ इसमें जो है प्लस SI2 कर दिया। अब ये प्लस जो है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो फिर से ये प्लस हो जाएगा, तो पक्षांतर कर लेते हैं, तो I1Q बराबर हो जाता है SI2। ठीक है, और ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर देते हैं। तो समीकरण 1 में था I1P, तो हमने I1P को भाग कर दिया I1Q से, और समीकरण 1 में था RQ2 और 2 में था SI2, तो हमने RI2 को SI2 से भाग कर दिया। तो यहाँ I1 कट गया, यहाँ I2 कट गया, ये यहाँ P/Q बचा, यहाँ R/S बचा। तो इस तरह से आप हैं तो ये भी सही है, लेकिन आपने जैसे जिस हिसाब से जुड़े हैं तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि P/R बराबर Q/S, ये भी सही है। यही हमारा जो है क्या है, अभिष्ट प्रतिबंध है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, ये 5 घा को हल कर लिया। बच्चों 5 घा का एक अथवा में दिया गया प्रश्न है, जो कि एक न्यूमेरिकल है और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। जो बच्चे इस प्रकार के न्यूमेरिकल को हल कर देते हैं एग्जाम में, वही टॉप करते हैं और उनके ही नंबर 90+ के आसपास आते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है कि एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों का अनुपात 3:2:1 तथा द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। तो इसे कैसे लगाएंगे, लंबाई का जो अनुपात है L1 अनुपात L2 अनुपात L3 वो दे रखा 3:2:1, और द्रव्यमान का अनुपात दे रखा M1 अनुपात M2 अनुपात M3 1:2:3, और हमें ज्ञात करना है तारों का प्रतिरोध का अनुपात, मतलब R1 अनुपात R2 अनुपात R3। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए पहले तो हमें प्रतिरोध का सूत्र मालूम हो। तो प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर ρL/A, इसे मान लिया समीकरण 1, और इसमें जो रो होता है ये तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। और आप लोग याद रखिएगा कि अगर कई तार एक ही धातु से बने हैं तो उनका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो समान रहता है। ठीक है, अब इस फार्मूले को अगर आप देखो तो ये फार्मूला है R बराबर ρL/A। तो इसमें जो L है ये तो अनुपात दे रखा है, लेकिन इस फार्मूले में A है, लेकिन यहाँ A नहीं दे रखा, यहाँ अनुपात दे रखा द्रव्यमान का। तो ये A हमारे लिए गड़बड़ करेगा, इसे हमें हटाना पड़ेगा किसी तरह से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि एक फार्मूला होता है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो हम पहले तार का आयतन निकालते हैं, और आप लोग इस तार के आयतन को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कि कितना होता है वो अभी हम आपको समझा रहे हैं। तो आप लोग जो है एक बात याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि तार क्या है, तो आप सीधे कहिएगा ये तार जो है एक पतला बेलन है। ठीक है, जैसे ये दिख रहा ना, ये पतला, ये एक तार है, लेकिन ये आप इसे बेलन भी तो कह सकते हो, इसकी आकृति तो बेलन जैसी ही है ना। तो तार क्या होता है, तार एक पतला बेलन होता है। तो अगर हम तुमसे कहें कि इस तार का आयतन बताओ, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सर तार तो एक पतला बेलन ही होता है। तो जो तार का आयतन होगा वही बेलन का आयतन होगा, जो बेलन का आयतन होगा वही तार का आयतन होगा। तो हम क्या करते हैं, इस तार के इस तार का आयतन निकालने के लिए बेलन के आयतन का सूत्र लिख लेते हैं। बेलन के आयतन का सूत्र क्या है, πr²h। ठीक है, जहाँ πr² क्या होता है, ये जो तुम्हारा क्षेत्रफल होता है, कोई भी बेलन है उस बेलन में ये जो समतल पृष्ठ होता है, इस समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। और समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल हम मान रखे हैं A, तो यहाँ πr² की जगह क्या लिख देंगे, A। और यहाँ पे जो ऊंचाई है, ऊंचाई इसकी है L। ठीक है, H की जगह क्या लिख देंगे, L। तो हमारा B बराबर हो जाएगा A × L। तो बच्चों अगर अब आपसे कभी कोई पूछे तो तार का आयतन क्या होता है, तो आप πr² की जगह पर उसे A × L भी बता सकते हो। ठीक है, तो आपको एक बात यहाँ से क्लियर है, ये आगे याद रखना, इसे आपको प्रश्न में लिखना नहीं, बस आपको याद रखना है। ठीक है, कि बेलन या तार का जो आयतन होता है वो A × L भी होता है। तो अगर हम फार्मूला लगाएं द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, तो m बराबर हमारा हो जाएगा B × T। अब हमने आयतन अभी आपको बताया था A × L होता है, यहाँ पे बताया ये। ठीक है, तो हमारा A बराबर हो जाएगा m/LD। ठीक है,
अब इस ए का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, मतलब जो हमारा आर है, आर बराबर हो जाएगा रो एल बटे ए की जगह पे क्या लिख देंगे, एम एल डी, एम बटे एल डी, तो एम बटे एल डी, एल डी ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा रो एल इंटू एल डी बटे एम। तो आर बराबर हो जाएगा रो एल और एल हो जाएगा एल स्क्वायर डी बटे एम। अब हम क्या करते हैं, रो और डी को एक साथ लिख लेते हैं, तो आर बराबर हो जाता है रो डी ब्रैकेट में हो जाएगा एल स्क्वायर बटे एम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें एक बात हमेशा मालूम होना चाहिए, गणित में होता है कि अगर किसी भी क्वांटिटी में या किसी का भी जब अनुपात निकाला जाता है तो उसमें जो भी नियतांक होते हैं, जो क्वांटिटी फिक्स होती है, उन्हें हटा दिया जाता है। तो भाई मैंने लिखा कि यदि हम अनुपात ज्ञात करते हैं तो नियतांकों को हम हटा सकते हैं, मतलब रो डी को हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कहें कि अनुपात निकालिए तो R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर हो जाएगा, तो आपको ऊपर दे रखा है, आपको प्रश्न में देखा होगा कि L1 L2 L3 के अनुपात कितने, 3 2 1। तो हमने क्या किया यहाँ पे, L1 L2 L3 की जगह लिख दिया 3 2 1, और M1 M2 M3 का अनुपात कितना दे रखा था, ये दे रखा था 1 2 3। तो हमने M1 M2 M3 की तरह जगह पे क्या रख दिया, 1 2 3। ठीक है, तो अब आप देखो, तो ये 3 का वर्ग करोगे तो 9 हो जाएगा, 2 का करोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा, और एक का तो एक ही रहेगा। ठीक है, ये बटे 3। तो हमारा जो R1 R2 R3 का अनुपात है, R1 R2 R3 का जो अनुपात है वो आ गया 9 2 1 बटे 3। अब इसको सरल कर लेते हैं। ठीक है, इसका सरलीकरण करते हैं, तो सरलीकरण करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको 3 से सभी को गुणा कर देते हैं। तो 9 को 3 से कर दिया, अनुपात 2 को 3 से कर दिया, अनुपात 1 बटे 3 को 3 से कर दिया, तो 9 3 27 आ गया, प्लस 3 दूनी 6 आ गया, प्लस 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ गया। तो R1 R2 R3 का अनुपात हो गया 27 अनुपात 6 अनुपात 1। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही R1 R2 R3 का हमें अनुपात निकालना था, तो हमने अनुपात निकाल दिया। ठीक है बच्चों, अब हम हल करते हैं पाँचड़ा। पाँचड़ा जो है एक बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है, इसमें आपको अच्छे नंबर भी मिलते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्न को जरूर हल करें। ठीक है, और इस प्रश्न को जरूर याद करके जाएं परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न क्या है कि परस्पर संपर्क में रखे दो समतल लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये जब आपने लेंस वाला चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ डेरिवेशन किया होगा कि दो लेंसों की संयुक्त का फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है पहले दो लेंस मान लेते हैं। ठीक है, एक लेंस हमारा है L1 और एक लेंस है L2। ठीक है, इनकी फोकस दूरी है F1 और F2। पहले लेंस से U दूरी पर एक वस्तु स्थित है O, और ये पहला लेंस जो है इसका प्रतिबिंब बना देता है I डैश पे। कहाँ बना देता है, I डैश पे। ठीक है, तो हमारा जो थ्योरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना दो लेंस L1 व L2 हैं जिनकी फोकस दूरी F1 व F2 है। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट कि ये जो दोनों लेंस हैं L1 और L2, इनकी अक्ष एक ही होनी चाहिए, ये समाक्षी हैं, इनकी अक्ष समान है, ये जो ये अक्ष हमने बनाई है। ठीक है, अब हम इसमें क्या लिख देंगे कि माना दो लेंस L1 व L2 हैं जिनकी फोकस दूरी F1 व F2 है। कोई वस्तु बिंदु O पर स्थित है, ये देखिए वस्तु बिंदु O पर स्थित है, जिसका लेंस L1 से प्रतिबिंब बिंदु I डैश पे बनता है। ये वस्तु का प्रतिबिंब L1 से कहाँ बनता है, I डैश पे बनता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम यहाँ पे सूत्र लगाते लेंस वाला, लेंस मेकर फार्मूला। तो लेंस मेकर फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है, 1/F = 1/B - 1/U। लेकिन अगर हम पहले लेंस की बात करें तो पहले लेंस की फोकस दूरी है F1, तो ये हो जाएगा 1/F1 बराबर 1/ प्रतिबिंब की दूरी कितनी है B डैश, तो 1/B डैश माइनस वस्तु की दूरी कितनी है U, तो 1/U। तो पहले लेंस से जो लेंस मेकर फार्मूला आ जाएगा वो 1/F1 बराबर 1/B डैश माइनस 1/U। इसे हम मान लेते समीकरण 2। अब ये जो प्रतिबिंब बना था I डैश, ये दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, और दूसरा लेंस जो है इस
आई डैश का प्रतिबिंब कहाँ बना देता, आई पे। तो हमारा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पे। इस अंतिम प्रतिबिंब की दूरी हम इस लेंस L2 से मान लेते कितनी है, b। अब हम यही लेंस मेकर फार्मूला लेंस L2 के लिए लिखते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/f। तो f की जगह दूसरा लेंस है ना L2, तो इसके लिए हो जाएगा f2 बराबर 1/b, ठीक है, माइनस 1/u। u क्या होता है, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी हमारे लिए क्या हो जाएगी अब, b डैश। तो u की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, b डैश। ये मान लेते समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं हम। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं तो समीकरण 1 में क्या था, 1f1, 2 में था 1/f2। तो 1/f1 प्लस 1/f2 जोड़ लिया बराबर। अब हमारा जो है समीकरण 1 में क्या था, 1/b डैश माइनस 1/u डैश, और प्लस इसमें हमने जोड़ दिया 1/b माइनस 1/b डैश। तो आप देख रहे हैं ये तो प्लस का 1/b डैश है, ये माइनस का 1/b डैश है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, 1/u, वो भी माइनस का, तो माइनस 1/u और प्लस 1/b। ठीक है, इसको हम पहले लिख देते हैं। तो 1/f डैश प्लस 1/f2, सॉरी 1/f1 प्लस 1/f2, ये हमारा हो जाएगा 1/b माइनस 1/u। ठीक है, अब आपको मालूम है 1/f बराबर होता है 1/b माइनस 1/u। तो हम 1/b माइनस 1/u की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/f। तो 1/f बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। यही हमारी जो है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी फार्मूला हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये हम लिख देंगे, यही संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितनी जल्दी से लग गया। ठीक है, ये फ्री के नंबर आपको मिल गया। देखिए एक ही पेज में हमारा आ भी गया, ना हमें ज़्यादा याद करना है, बस 2 लाइनें थ्योरी की हैं, वो भी हमने चित्र को देख के लिखी है। ऐसे आप लिख दीजिएगा, ऐसे ये डेरिवेशन कर दीजिएगा। पहले लेंस के लिए लेंस मेकर फार्मूला लगाइएगा, दूसरे के लिए लगाइएगा, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिएगा, आपका पूरा प्रश्न हो जाएगा। कितना आसान है, और 3 नंबर का है, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह हल्के हल्के लगभग सभी अनसॉल्व पेपरों के सेट आपको करा दूंगा। सबका सल्यूशन आपको लगभग अपने बोर्ड परीक्षा तक मिल जाएगा। और बोर्ड परीक्षा में अगर आप अनसॉल्व पेपर अच्छे से लगा के जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ लगभग सारे क्वेश्चन रिपीट होने के कारण आपके नंबर भी अच्छे आते हैं। धन्यवाद बच्चों।